नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। गिरीश जोशी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। और आज हम लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक तो भारत की टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका के साथ जो जंग छिड़ी है उसमें यूरोप और चाइना कहीं ना कहीं अपनी जंग की तैयारी कर चुका है, तलवारें निकल आ चुकी हैं, पर भारत कहीं ना कहीं उस पे पीछे नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ पोर्ट्स को लेकर, चाहे वो बांग्लादेश का पोर्ट हो, चाहे मोगला पोर्ट हो, या कोलंबिया का पोर्ट हो, या वो आपका हाइफा हो, या उसके पहले चाबार पोर्ट का भी जो कॉन्ट्रैक्ट ईरान से भारत को मिला था, आज कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में भी भारत चाइना से पीछे पिछड़ गया है। और मोगला पोर्ट का भी अब ऐसा आ रहा है कि अदानी का वहां भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। तीसरी तरफ ब्लैकस्टोन अदानी को 750 मिलियन डेट को टेक ओवर करके अदानी के बिजनेसेस पे पार्टनरशिप हासिल कर रहा है, और ब्लैकस्टोन और भी बहुत सारे बिजनेसेस में आने की कोशिश कर रहा है। भारत में उसका कितना निवेश है और आगे आने वाले समय में कितना निवेश वो कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आखिर में सीरिया में जो एलवाइट्स, जो बशर अल असद की कम्युनिटी थी, उनके लोगों को जिस तरीके से जुलानी के अल अशर ग्रुप ने मारा, उस पर हम चर्चा करेंगे। गाजा में रीबिल्ड करने के लिए यूरोप ने जो प्लेज लिया, उससे यूरोपियन कंपनीज के शेयर या यूरोपियन मार्केट्स में करेंसी भी उनकी अप्रिशिएट हो रही है और शेयर्स भी हो रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आखिर में हम जियो पॉलिटिक्स पर एक आपसे फाइनल टिप्पणी लेंगे। तो गिरीश जोशी जी, मैं शुरू करता हूं। इंडिया ने अपना टैरिफ कट की जो बात की है, और ट्रंप ने यह कहा है कि हमने उनको दिखा दिया कि आपको टैरिफ कम करने पड़ेंगे, हमारे पास पूरी इनसाइड इंफॉर्मेशन है। और कहीं ना कहीं जो भारत की सरकार है, इन मुद्दों पर, रेसिप्रोकल टैरिफ पर, वो बिल्कुल अमेरिका के आगे झुक गई है। ये सारा मामला क्या है? और अगर हम यूरोप को देखें और चाइना को देखें, वो तो पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं इसमें? गिरीश जोशी जी। सर, पहले तो आप फॉरेन मीडियाज या फॉरेन यूट्यूबर्स को देखिए, तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से हमको रिडिक्यूल किया कि दुनिया में एक ही ऐसा प्रधानमंत्री है जो घुटनों पे आ गया है ट्रंप के सामने। छोटे छोटे कंट्रीज, आप किसी भी कंट्री ने उसके टैक्स लगाने के पहले रिटेलिएट नहीं किया है, आपने तो पहले ही वहां जाने के साथ सरेंडर कर दिया। यहां से ही सारे आप टैक्स माइनस करके चाह रहे हो, उसके बावजूद उसने आपको वो इज्जत नहीं दी है, तो आप क्यों उससे बात कर रहे हो? कल का इंसिडेंट देखिए, रात को चाइना के स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया कि वी वांट पीसफुल एंड कॉमर्शियल एग्जिस्टेंस, बट इफ समबडी ट्राइज टू हिट अस, वी नो हाउ टू हिट देम हार्ड बैक। ये होता है कंट्री का जवाब। 15 अमेरिकन कंपनीज जो डील कर रही थी, या चाइनीज कंपनी जो अमेरिका से डील कर रही थी, उस पर लिटरली बैन डाल दिया है। चाइना ने बोला विदाउट स्पेशल परमिशन दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम अमेरिका। ये होता है रिटेलिएशन। अभी इनको जो डर था सोयाबीन का, इसको ऐसे लगा था कि शायद सोयाबीन का जो 40% इंपोर्ट था आपका, चाइना इंपोर्ट कर रहा था यूएसए से, उसने जैसे ही बैन डाल दिया तो वो 18% हो गया। दे चेंज ओवर टू ब्राजील और अर्जेंटीना से, अभी वो 74% उनका वहां से एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो आज दुनिया में तुम अकेले तो हो नहीं, तुमने अपनी आर्म्स मोनोपोली के सिवा कुछ किया नहीं है। और उनके खुद के आदमी अब दबे स्वर में बोल रहे हैं कि भाई, अगर इवन चाइना इज एडमिटेड टू दैट कि भाई अगर ट्रंप ये सोचता है कि वो अकेला पूरी दुनिया से लड़ लेगा, तो ये उसका बहुत बड़ा मिसनोमर है, और ये फैक्ट दिख रहा है। तो इसके रेट करने से हम लोगों को इतना झुकने में कोई जरूरत थी नहीं। वी वुड हैव एनालाइज। अभी आप जैसे धड़ल्ले से बोल रहे हो कि ग्लोबल फैक्ट्री बनने जा रहा है, कहां पे बोल रहे हो आप? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। क्या ये इन्वेस्टर्स नहीं जान रहे आपकी पोजीशन? आज चाइना 3600 बिलियन का एग्जिम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कर रहा है, आप 400 बिलियन का कर रहे हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन रहे हो, किस एस्पेक्ट में बन रहे हो? आपके जो आपने डायमंड के बुर्ज बनाया था 2400 का पूरा मकान, वो ऐसे लगा रातों रात यहाँ पे पूरी दुनिया हीरा बनाने आ जाएगी। दैट इज मिजरेबली फेल्ड। मतलब आपके पास प्रोग्राम है नहीं। एक जैसे एक सिंपल चीज बता दो कि जैसे वो अपना क्या था इसका, ये धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन के मुंह में फंस गया था, ऐसे ही मोदी अडानी के मुंह में फंसे हुए। आप देखिए जहां पर भी था पोर्ट में, उसको आप चाइना को चैलेंज करने चले गए। अभी जैसे आपने बोला, तो उसको अभी बात हुई तो मैं बोल दूं कि मोगला पोर्ट जो इसका था, जैसे उन्होंने बोला कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना बना रहा है, उसने कौन सा ले लिया? जिबूटी ले लिया, ईस्ट अफ्रीका ले लिया। उसको काउंटर करने के लिए उसके पीछे पीछे आपने अडानी को भेज दिया। वे पोर्ट के पास में आपने हाइफा ले लिया इसराइल का। फिर यहाँ पे आप आते हो, आपने ग्वादर पोर्ट के लिए इतना सारी, चाबार पोर्ट के लिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट करा। क्या वो अल्टीमेटली ईरान ने चाइना को बोल दिया हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप ले लो? क्योंकि उसने तो
1500 किलोमीटर की रेलवे लाइन बना दी, तो आपका चाबार पोर्ट आपके हाथ से गया। लास्ट में आपने मोगला पोर्ट इसलिए लिया था कि आप ऐसे समझ रहे थे कि आप साउथ सी में पूरा कंट्रोल कर लोगे। अब साउथ सी में पोर्ट ही नहीं, वो कंट्री आपके हाथ से चला गया। और एज पर हमारे एग्रीमेंट में हमारे कोई पोर्ट पे पाकिस्तानी शिप नहीं आती है। वहां तो धड़ल्ले से 2500 टन चावल की शिप चली गई, वहां पे उतरी और उन्होंने आपने करवाया था नॉर्थ ईस्ट को एकोमोडेट करने के लिए, आपका वो रास्ता ही बंद हो गया। तो आप क्या कर रहे हो? लेकिन थैंक्स टू कि उन्होंने अपनी गोदी मीडिया को इतना अच्छा मैनेज करा है कि किसी को पता ही नहीं कि मोगला पोर्ट पे इतना बड़ा कांड हो गया। पाकिस्तान ने वो पोर्ट कब्जे में ले लिया, अभी वो उससे ट्रेडिंग कर रहा है। और इसके मतलब ये है कि वो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट पे भी आपको डिस्टर्ब करेगा और आपको वहां पे कोलंबो, वियतनाम, जहां भी आप जा रहे हो वहां पे इसका ट्रैफिक आपको परेशान कर सकता है। तो हम लोग कहां कहां पर रिवर्स में आ गए वो गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। तो आई थिंक अदर जो सो कॉल्ड बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल मीडिया, सोशल मीडिया है, दे शुड हाईलाइट ऑल दिस थिंग कि हम लोग कहां कहां पर मार खा के आए और अभी भी हम जाके ट्रंप के पांव में पड़ रहे हैं और ट्रंप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये अभी आपको समझ जाना चाहिए। आपने जो बात की उसमें एक बात ये भी याद आती है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के जो छोटे छोटे टापू थे उनको भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में मोदी जी की एक परिकल्पना थी, एक उनकी फिक्टिशियस स्टोरी थी। हालांकि उस स्टोरी को आगे बढ़ावा नहीं मिला। और आप खुद ही कह रहे हैं कि कोलंबो, मोगला, चाबार, ये सारे पोर्ट्स धीरे धीरे, आइफा, ये सारे पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि अदानी की डेट इतनी हो गई कि ब्लैकस्टोन को उसकी डेट को टेक ओवर करना पड़ा। हालांकि मैं उस पर अभी आपके पास इसके बाद आता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने बड़ा क्लियर कर दिया इंडिया कॉन्क्लेव में कि हम डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, बेचने के लिए भारत के साथ एक बायलैटरल डील करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी ओपन अप करने की जरूरत है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि किसान अभी भी एमएसपी के लिए आंदोलित हैं। 1.25 साल पहले और 1.25 साल अब वो बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और सरकार उनकी सुन नहीं रही है। और उधर अमेरिका का प्रेशर आ गया है कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी आपको हमसे लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा विचित्र विषय है जिसमें सरकार जो है दोनों तरफ से, किसानों की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी अब लपेटे में आ गई है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, कॉमर्स पॉलिसी हो, पीयूष गोयल वहां पहुंचे हुए हैं और अभी तक अमेरिका के ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी ने उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दी है। वो करने क्या गए हैं वहां पर? तो हमारी भारत की गरिमा या जो कहते 56 इंच का सीना, अब कहीं ना कहीं वो बिल्कुल 56 सेंटीमीटर भी नहीं रह गया है। मैं आपके पास ब्लैकस्टोन के लिए आऊंगा। अदानी की खबर आई थी कि $750 मिलियन की डेट अदानी की ब्लैकस्टोन ले लेगा। हालांकि अदानी, ब्लैकस्टोन का एक कैलकाटा का आइकॉनिक साउथ सिटी मॉल है, उसकी भी $400 मिलियन यानी कि 3480 करोड़ की डील इंडिया मॉल एक्विजिशन में अभी हुई। ब्लैकस्टोन यूएस का एक इन्वेस्टमेंट जायंट है जो $12 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एयूएम इतना बड़ा मैनेज करती है। हालांकि 50 बिलियन इन एसेट्स उनके अंडर मैनेजमेंट हैं जिसमें रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी एंड $25 बिलियन की एडिशनल अगले 5 साल में वो इन्वेस्टमेंट की कवायद रखता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ब्लैकस्टोन कितना बुलिश है। और ब्लैकस्टोन के आने से बहुत लोगों का ये कहना है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का इंपीरियल कॉलोनियल सेटअप इंडिया में फिर से बस जाएगा। बाहर के कारोबारी आकर हमारे धंधे को काबू कर लेंगे। हमारी प्रोटेक्शनिज्म जिसके लिए भारत की इंडस्ट्री और भारत के कैप्टन्स को खड़ा किया गया, आज वो प्रोटेक्शनिज्म खत्म हो गई है। अमेरिका ने कह दिया है कि आपको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो भारत के जो इंडस्ट्री है, जिनको प्रोटेक्शनिज्म मिलता आया पिछले 74 साल से, उनको कितना चिंतित होना चाहिए। और ब्लैकस्टोन का जो अब $25 बिलियन का अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट का जो कारोबार है, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना डेवलप करेगा और भारत की इंडस्ट्री को कितना अफेक्ट करेगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। गाजर जी देखिए, अभी इट्स लिटिल अर्ली टू टेल। हम किसी न तो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में या उनके अगेंस्ट में, लेकिन आई थिंक कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म सोच के रिलायंस ने ये टाई अप करा है। एक आप देखिए कि 2018 में भी ब्लैक रॉक को रूबियो ने भी बदनाम किया था, अभी भी उसने रिपीट किया था कि उसकी जो काम करने का तरीका है वो इलेजिटिमेट है, ब्लैकमेल करता है। इज दैट अ वे कि भाई वहां से ब्लैक रॉक अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स कहीं बाहर ले जाने के सोच रहा था? रिलायंस एंटर्स इनटू इट। अब उसमें एक एडवांटेज ये है कि जहां पर भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है ब्लैक रॉक का, वहां पे वो सिर्फ शेयर परचेज करता है और वो कंपनी को कंट्रोल में करता है। इंडिया में उसकी सिचुएशन रिलायंस वाले ने बिल्कुल अलग करी है। ही इज लिटरली गोइंग इनटू जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रॉक।
तो आप एक चीज देख लीजिए, अभी आप इन्वेस्टमेंट्स देखें तो आपको ताजुब लगेगा, फॉरेन में वेलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, जॉनसन एंड जॉनसन, इंफोसिस, इसमें ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा स्टेक है। इंडियन कंपनीज में आप देखें तो इंफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, फोर्ड, एप्पल, गूगल और नेविडा, टेस्ला में भी इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं। इवन ही हैज गॉट सम शैडो इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना। तो क्या दिस प्लेटफॉर्म बी यूज्ड टू क्रिएट अ कमर्शियल एस्पेक्ट? तो आई थिंक मुकेश अंबानी ने वहां जाना था, टेस्ला से बात करनी थी, फिर उनको स्टारलिंक में उनको कॉम्प्रोमाइज करवाना था। आई थिंक ही इज अ फ्यूचर। लेकिन कभी भी हमने देखा है कि रिलायंस ने किसी भी तरह से पैसा कमाया, और लेकिन जहां पे नेशनल इंटरेस्ट आता है वहां पे वो कहीं ना कहीं कंट्री की फेवर में काम करते हैं। ये हमने देखा है। वो इनिशियल एक स्टेज था, और उन्होंने जो लूप होल का एडवांटेज लिया, या जैसे उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो आज की तारीख में सब लोग कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेक एन एडवांटेज ऑफ लूप होल। तो अभी जो ये मेरे ख्याल से व्हेन ही हैज बीन ब्रॉट इन इंडिया आफ्टर दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप देखिए वो 4,500 करोड़ वो ग्रीन बेस में ब्लैक स्टोन डाल चुका है। ब्लैकस्टोन इज डूइंग इट विद हीरानंदानी इन ओडगम इन तमिलनाडु। वो भी बहुत बड़ा अपने आप में लॉजिस्टिक पार्क है। तो पोर्ट का लॉजिस्टिक पार्क जो पहले ये आप मोदी को, अपना अडानी को सारा दे देना चाहते थे कि वो सारे लॉजिस्टिक पार्क वो बनाएगा, वहां से ये डाइल्यूट हो रहा है। अभी कंपनी की पोजीशन डाइल्यूट हो रही है। अल्ट्राटेक इज लिटरली गेटिंग पावरफुल, क्योंकि वो अभी केबल में भी आ रहा है, तो उसने सीमेंट, केबल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा कब्जे में ले लिया। सो आई थिंक देयर इज समथिंग कमिंग अप अगेंस्ट अडानी, या उसकी कैपेसिटी नहीं है चलाने की। जैसे धीरे से मोहब्बत मोदी जी भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उससे लग रहा है। लेकिन आई थिंक अभी जो ये अरेंजमेंट है इस टाइम पर, ये अच्छा था कि व्हेन वी नीड टू डू समथिंग, वी नीड अ स्ट्रांग पीपल टू कम इन, वो लाए हैं। लेकिन वो कब तक उसको कंट्रोल में रख के उसको कैसे वो ऑपरेट करा पाएंगे, उसको चाइना या रशिया कैसे रिएक्ट करेंगे, वो देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल लोग बोल रहे थे कि शैडो इन्वेस्टमेंट चाइना में भी ब्लैक रॉक का बहुत है, तो मेरे ख्याल से ही कैन बी ए गुड नेगोशिएटर टू पीस। और चाइना खुद जब बोल रहा है कि भाई आई वांट अ पीसफुल एग्जिस्टेंस, नोबडी शुड बी पुश मी बिहाइंड द वॉल। तो आई थिंक कुछ कॉमर्शियल अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये सब धंधे छोड़ के लेट अस ऑल ग्रो टुगेदर, जो अफ्रीका को भी समझा दिया चाइना ने। रशिया इज ऑल्सो कमिंग टू दैट। और अभी आप देखिए यूरोपियन यूनियन का पोजीशन स्ट्रांग होता जा रहा है। आप लास्ट एक मंथ में यूरो का एप्रिसिएशन देखिए, वैल्यू कितना आ रहा है। बिकॉज ये बहुत अच्छा ये साइलेंटली हिट कर दिया कि भाई आप, हम लोग तो बोल रहे हैं, अभी जयशंकर जी ने जैसे बोल दिया, अभी भी वो इतना डरे हुए हैं कि अभी भी वो ब्रिक्स करेंसी। भाई ब्रिक करेंसी की अभी कोई कॉन्क्रीट जगह है ही नहीं, अभी किसी ने बताया ही नहीं है। हम लोग बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं। आपने रशिया से रुपीज में माल लिया, आपको मिला था। आपने ईरान से गेहूं देके ऑयल लिया, मिला था। बार्टर तो पहले से चल ही रहा था ना। लेकिन आप इतना डरे हुए क्यों, क्या हर बात की सफाई दे रहे हो? लेकिन चुपचाप पीछे आप देखिए सारा सेटिंग जो था, कनाडा से चाइना ने सबसे ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया, एलएनजी लेना शुरू कर दिया। अब जापान भी अपना सिचुएशन आप देखिए, एक बहुत बता दूं, ऑलमोस्ट 80% अपने ये इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। बॉन्ड्स में से जो रिटर्न हुआ है, जापान ने अपने 20 मिलियन बॉन्ड्स रिटर्न कर दिए अमेरिका को। चाइना है ऑलमोस्ट उसके 1.27 ट्रिलियन में से अभी 800 ट्रिलियन उसने कम कर दिए। तो अमेरिका पे अभी फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है। इसका रीजन ये होगा कि वहां पे आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, तो आपकी महंगाई और बढ़ेगी, तो आपको और लोग भी हिट कर रहे हैं। लेकिन ये सब गोदी मीडिया या आपको इवन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में अमेरिका 2-3 महीने में ये सब ला के दे देंगे, क्योंकि आप सबसे झगड़ा नहीं कर सकते। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर इंडिया को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पहले भी जब चाइना पे सैंक्शन लगे, आपकी अमेरिकन कंपनी जो ताइवान, कंबोडिया, थाईलैंड चली गई थी, उस वक्त आपने चाइना से अगर दोस्ती रखी होती, आपने पैसों के लिए रखी है, लेकिन वोट के लिए नहीं। वोट के लिए आज भी गोदी मीडिया बता रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, आपने धंधा करना है। तो उसी वक्त अगर आप उसको कन्विंस करते तो ये सारा एफडीआई यहाँ पे आया होता आज, क्योंकि अमेरिका को वो रोक नहीं पाते। आज भी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट में टेस्ला ने खुल के बोल दिया है कि मैं चाइनीज फैक्ट्री बंद करके अमेरिका नहीं लाऊंगा, मागा में मैं वहां दूसरी फैक्ट्री खड़ी करूंगा। तो दे नो कि चीप लेबर में काम करना है, तो हम चाइना से एक ही चीज में कॉम्पीट कर सकते, दैट इज चीप लेबर। तो व्हाई डोंट वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी? तो यही हमारी फोरसाइट है। आपने हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में आप बिल्कुल इकोनॉमिक्स भूल गए हो, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां जा रही है। जी
बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात मैं इन्वेस्टमेंट फोकस की बता दूं, ब्लैकस्टोन का 50 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट इंडिया में है। टोटल उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो 12 ट्रिलियन का है, जिसमें 25 बिलियन की अगले 5 साल में उन्होंने कवायद की है। इन्वेस्टमेंट फोकस उनका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में है, और अगर उसको आंकड़ों में देखें तो 135 मिलियन स्क्वायर फीट यानी कि 48 एसेट 7 की सिटीज में उनके हैं। उनके 18 मॉल्स 14 शहरों में भी हैं, जिसमें नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के अंडर ये सारा बिजनेस आता है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज और एम्फेसिस, WFS ग्लोबल और टास्कस जैसी कंपनियां उनके साथ हैं। फ्यूचर प्लान में हर साल $2 बिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट और 25 बिलियन के इंडियन प्राइवेट इक्विटी एसेट्स वो नेक्स्ट 5 इयर्स उनकी है। पार्टनरशिप में आपने बताया हिरन अदानी ग्रुप का वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट का उनके साथ टाई अप है। लोगोस इंडिया के साथ भी उनका टाई अप है, और एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क्स में जॉइंट वेंचर उन्होंने बेंगलुरु की एम्बेसी ग्रुप के साथ किया था। यूएस बेस्ड इन्वेस्टर वॉरबर्ग पिनकस, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू करीब 5200 करोड़ रुपए है। और ब्लैकस्टोन ने 5 मिलियन स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग एसेट्स लोगोस इंडिया से भी लिए हैं। 1725 करोड़ रुपए के उनके साथ एक जॉइंट वेंचर किया है, और रिटेल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज वो सीख कर रहा है, जबकि कलकत्ता का साउथ सिटी मॉल का ऑलरेडी एडवांस स्टेज में 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब हम आते हैं सीरिया पर। आपने देखा पिछले 2 दिनों में एलावाइट कम्युनिटी पे एक अटैक होता है, और बहुत सारे सिविलियंस, कल जो खबर आई उसमें करीब 150 सिविलियंस की ऑलरेडी पुष्टि हो चुकी है जो इस वायलेंस में मारे जा चुके हैं। सीरिया की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने रीइंफोर्समेंट फोर्सेस जो हैं कोस्टल सिटीज में भेजी थी, नॉर्थ वेस्ट के सिटी में, और उसमें उन्होंने हेवी बैटल्स के साथ जो बशर अल असद की कम्युनिटी है, एलावाइट्स जो शियाइट्स हैं, उन पर अटैक किया। कहीं मानना जा सकता है कि सीरिया भी एक इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसका असर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो सीरिया को लेकर थी, अब जुलानी वहां पर आ गए हैं। अभी तक कोई डायलॉग सीरिया के साथ या मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटी के साथ अल जुलानी का अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। तो अंदर खाते क्या चल रहा है, मैं आपसे इसमें समझना चाहता हूँ। आजमी जी, जैसे मोहम्मद यूनुस आए बांग्लादेश को अमेरिका की कॉलोनी बनाने, उसी तरह से ये अल को यहाँ भेजा गया था। आप देखिए, ही वाज बेसिकली एसोसिएटेड ऑफ ओसामा बिन लादेन। ये क्रिएट भी अमेरिका ने करा था। फिर जब देखा कि बहुत ज्यादा बदनाम हो गई, तो इन्होंने एक अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया। अलकायदा बदनाम हुआ, उनको डोनेशन नहीं मिल रहा था, इसने अलग ग्रुप बनाया और अपने आप को थोड़ा रिफॉर्मिस्ट प्रोजेक्ट करके ही स्टार्टेड अलग बैच हो गया। अभी भी आप देखिए, चुपचाप इजराइल वहां घुसता चला आ रहा है। उसने काफी 200 किलोमीटर तक अंदर अपनी चौकियां बना दी। इज नॉट टेलिंग एनीथिंग। इससे ये एविडेंट हो गया है, और अब सबको समझ में आ रहा है। आज भी आप देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो जमा हुए, उसमें ईरान भी था। दे हैव डिसाइडेड कि भाई ये ट्रंप का आइडिया नहीं चलेगा, पैसा हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन को वहां से आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो। तो जब इस्लामिक कंट्रीज इकट्ठी हो गई है, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द सिचुएशन। और अलवाइट की अगर आप बात करते हो, तो ये असद की आर्मी थी। आप देखिए, इनके पास जितने भी आर्मी में, पुलिस में या सिक्योरिटीज में थे, वो सारे अलवाइट थे। तो उनके पास हथियार है, उनके पास ट्रेनिंग है। तो इतना जल्दी से उनके एरिया में, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में घुस के वहां पे कर लेना, दिक्कत इनको आ रही है खुद से। और सीरिया की आप पूरी हिस्ट्री देख लो, तो वो कभी भी सिंगल कंट्री रहा ही नहीं है। ऑलवेज कुर्दों ने अपना उसमें इंडिपेंडेंस का मुहिम चला रखा था। टर्की उसको, इट हैज ऑलवेज बीन अ डिस्टर्ब प्लेस। तो अब उसमें कैसे सेटलमेंट होता है, कौन करा सकता है? इसमें अगर एक ही रास्ता है कि इस्लामिक कंट्रीज और गल्फ सारे जो साथ में होके अगर साथ में करते हैं, देन आई थिंक देयर कैन बी अ वे आउट फॉर पीसफुल सेटलमेंट। अब उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, ये देखना है। असद के लिए रशिया किसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो करेगा या नहीं करेगा। अलवाइट्स को कितना, क्योंकि उनका पॉपुलेशन लेकिन 9% ही है। तो 9% लेकिन आर्म्ड रिबेल्स हैं, तो वो कब तक इसके सामने टिक के चलेंगे और क्या बीच में रास्ता निकलेगा? इट इज अ वेरी लिक्विड सिचुएशन। लेकिन अभी कल जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई है, वी कैन होप फॉर कि वहां पे शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सके। जी, इसमें जो आपने एरिया बताया वो लाटविका के कोस्टल एरियाज हैं, जो प्रेडोमिनेंटली अल असद का जहां घर था, और एलावाइट सेक्ट माइनॉरिटी होने के बावजूद बशर अल असद और उनके पिताजी का 60 साल वहां पे सीरिया में रूल चला। अभी जो ये लड़ाई हो रही है, इसमें रशिया के खमेमन बेस भी जो है लाटविका कंट्री साइड में आता है, तो रशिया की भी इंटरवेंशन इसमें है, और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि रशिया भी उनको फीड कर सकता है।
वेपन्स नहीं, इसमें पर एक जिस चीज मैं आपको बता जी, दूं, ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्स है एसडीएफ, वो पूरा अमेरिका एसडीएफ का कल्टीवेट किया हुआ है और उन्होंने सारे ऑयल फील्ड्स को उसी झगड़े के वक्त कब्जे में ले लिया है। अमेरिका का फर्स्ट टारगेट तो ऑयल ही होता है। तो ये जी, एसडीएफ अभी चुपचाप वहां बैठा हुआ है, वो जैसे ही रशियन पेनिट्रेशन होगा, ये कुछ ना कुछ वहां पे रिएक्शन होगा, तो जल्दी से शांति आना तब तक वही बता रहा हूँ कि शक्यता नहीं है, जब तक अरब कंट्रीज इकट्ठे होकर बोले कि भैया इनफ इज इनफ। तो आई थिंक सिचुएशन इज लिटिल स्टिल ऑड। और साउथ में टर्की भी अपनी सीरियन नेशनल आर्मी लेके बैठा हुआ है खुर्द के खिलाफ। तो उधर खुर्द के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, इधर वो, और इजराइल गोलन पोस्ट पे पूरी नजर बनाए रखा है और उसने पूरा जितना भी वो जो बफर जोन था उसको टेक ओवर कर लिया है। इससे अल जुलानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं उस एरिया में। हालांकि फ्राइडे नाइट को जो स्पोक्स पर्सन थे सीरियन मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये कहा कि जो फाइटर्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रहे थे। लटाकिया और टॉटोस के जो गवर्नर्स हैं, वो गवर्नमेंट्स हैं, वहां पे काफी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने के बाद ये रिएक्शन में किया गया। हालांकि इस पर अभी नजरें बनी हुई हैं। एक तरफ रशिया उनको फीड कर रहा है और दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि सीरिया में बहुत सारे फैक्शंस हैं। कोई ऑयल फील्ड लेके बैठा है, अमेरिका का भी वहां बेस है जो वहां से हटने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी अपने रेबल्स खड़े किए हुए हैं। उधर टर्की भी अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां, तो ये जो पाइपलाइन कटर सऊदी अरेबिया से गैस पाइपलाइन सीरिया से होकर निकलनी है, इतना आसान नहीं रहेगा, उसमें अभी समय लगेगा। मैं अब आपके पास गाजा पे आता हूं। गाजा की ब्रेकिंग न्यूज एक आई थी कि फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके के ये कह रहे हैं कि हम गाजा को रीबिल्ड करेंगे। $53 बिलियन का बजट उन्होंने बनाया है, करीब 45 या 46 बिलियन पाउंड बनता है। और वो कह रहे हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को वहां से हटाने नहीं चाहते हैं। 7 ब्लॉक्स में हम पैलेस्टाइन को डिवाइड करेंगे, जिसमें पैलेस्टीनियंस को एक एक ब्लॉक करके हम बना के देंगे, उनको डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपके यूएस की जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिडिल ईस्ट के, वो भी कह रहे हैं कि ये एक सराहनीय कदम है पूरे पैलेस्टाइन को एक जगह से दूसरी जगह उठा के, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इनको जॉर्डन में भेज दो, इजिप्ट में भेज दो या फलानी जगह भेज दो, तो वो ये नहीं समझ रहे कि इतना बड़ा पलायन किसी देश का हो नहीं सकता। तो यूरोप ने एक स्मार्ट कदम उठाया है और जर्मनी, इटली और फ्रांस इसको लीड कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो मामला है, जिसमें भारत हमेशा पैलेस्टाइन के साथ खड़ा मिला है, मोदी सरकार आने के बाद पिछले 11 साल में डिफेंस डील्स को लेकर, अदानी को लेकर, नेतन्याहू से नजदीकियां क्या भारत को महंगी पड़ सकती हैं? क्योंकि हमारी जो गुडविल थी पैलेस्टाइन स्टेट की, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई है। गिरीश जोशी जी, गाजा के बारे में। एक देखिए, टर्की एक नाटो का वहीं पे एक देश बैठा हुआ है जो दोनों तरफ चल रहा है। अभी दिक्कत वहां से आ रही है। अभी टर्की ने कल ही हैज डिलीवर्ड सम TB2 ड्रोन्स जो AI से लैस हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब वो वहां पर गए हैं, कौन उसका इस्तेमाल करेगा? नोबडी नोस। तो टर्की जो रोल प्ले कर रहा है, उसके सामने इंटरनल जब एक बार मैसेजेस आ जाएंगे, सामने ईरान ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स 450 किलोमीटर की जो लॉन्च करी है, वो सब उसको सबको टेंशन में ये है कि नॉट ओनली इजराइल, वो US के जो बेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उसको भी हिट कर सकता है। दैट इज द न्यू टेंशन दैट इज कमिंग अप। मतलब जहां पे शांति वार्ता चल रही है, वहां पे अपना आर्मी का डोमिनेंस भी चल रहा है। अभी इसमें देखिए दिक्कत कहां पर है कि वहां पे देयर इज नो सिंगल पार्टी इन सीरिया दैट इज वर्किंग। अभी आप अगर कॉम्प्रोमाइज भी करते हो तो लेबनान में हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, उसका अपना दबदबा है। सिया में इराक जो सिया मिलिटेंट्स हैं, उनको वो ईरान अपना काम करवाना चाहता है। यमन में हुतीस बैठे हुए हैं, आप उनको अटैक करते हो। ये बिल्कुल ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनको घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज वही हालत आपने गाजा की कर दी है। आज अगर आप बोलते हो तो गाजा में आपने सारा तो सत्यानाश कर दिया, अब उनको निकाल के आप कहां भेजोगे? तो बिकॉज, लेकिन वो जैसे अपने जमीन की बात आएगी तो आई थिंक पैलेस्टाइन्स आर नॉट रेडी। वो इतने सालों से लड़ते चले आ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी जमीन का मोह नहीं छोड़ेंगे, वो रहेंगे वहां पे। वो उनका जमीन का प्रेम है। तो एक बात देख लीजिएगा कि इतना इजी नहीं होगा जो, लेकिन गाजा का तो वही, जैसे इसका भी अपना दामाद प्रेम है। इसको कुशनर को गाजा देना है। वो एक दिन बोल गया था 2 साल पहले कि मैं वहां पे रिवेरा बनाऊंगा, और ये पागल आदमी जेरेड उसी के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, जेरेड कुशनर को। तो वो उसने बोल दिया रिवेरा बनाना है, तो अभी उसी के प्रोग्राम में कि मैं कैसे कंट्रोल कर लूंगा।
तो तू कब तक क्या पूरी दुनिया कंट्रोल कर लेगा? तू कनाडा भी ले लेगा, तू ग्रीनलैंड भी ले लेगा, तू मेक्सिको गल्फ भी ले लेगा। तो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो लेकिन एक बार अगर ब्रिक्स कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में निकल जाते हैं, यूरो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ ब्रिक्स, तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा डिपेंडेंट चाइना ने अपना कनाडा से अपना फाइनेंस करना शुरू कर दिया है। कनाडा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाइना का है। इफ दे गेट, अगर वो अमेरिकन प्रेशर में नहीं आके हट जाते हैं और यूरो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस सडनली, जिसका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म रेडी है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग। वो शायद ट्रम्प इसको अमेरिका को ही बर्बाद करके छोड़ देगा। जी। हालांकि लाला की बात करें तो चाइना के कार्गो शिप्स कनाडा के शोर पे अगले दिन ही पहुंच गए थे वहां से क्रूड ऑयल उठाने, और आपके जस्टिन ट्रूडो ने ट्रम्प को कह दिया था कि तुम्हें जो 4 मिलियन मैं देता हूं बैरल पर डे क्रूड ऑयल के, अब वो चाइना जाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम ड्यूटी लगाओ 10% या 25%, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर मेक्सिको ने भी कह दिया है कि जी जी बताइए। एक चीज आप देखिए, जापान को कनाडा के ईस्ट पोर्ट से एलएनजी जो बात दूर के सप्लाई महंगा पड़ता है, दिस हैज बिकम अ शॉर्ट डिस्टेंस। जापान हैज ऑलरेडी साइंड अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट फॉर एलएनजी विद कनाडा। जी तो जिस पे जी डिपेंडेंट आप समझते थे कि जापान आपका वहां पे एक बहुत ही एसोसिएटेड मेंबर बैठा है, वो नहीं है, क्योंकि उसको भी अपनी इकोनॉमी चलानी है। तो ये जो हो गया, और दैट इज ऑलमोस्ट बोलता है कि 13 से 15% चीपर हो रहा है। तो ऑब्वियस है कनाडा से उसकी ऑलरेडी ट्रीटमेंट चालू हो गई एग्रीमेंट। तो तुम जो सोच रहे थे कि एलएनजी में नहीं दूंगा तो पूरी दुनिया मेरे घुटनों पे आ जाएगी, यू आर नॉट इन दैट पोजीशन टू निगोशिएट। जी। इसमें बात यह बड़ी क्लियर हो गई है पब्लिक को कि ये सारी लड़ाई एनर्जी, एलएनजी, एलपीजी और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, रेयर अर्थ मिनरल्स की $350 बिलियन की डील अमेरिका करना चाहता है, और जब इनके यूक्रेन के जेलेंस्की पहुंचते हैं यूरोपियन समिट पर लंदन में, तो वहां से वो कहते हैं कि हम अमेरिका से डील करने को तैयार हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की। एक चेंज ऑफ हार्ट, जिस तरीके से वो लड़ाई दिखाई गई उसके बाद तुरंत बाद वो इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। और दूसरी तरफ जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन है, जिस पर हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, वो ट्रंप का ही आदमी उसको टेक ओवर करना चाहता है ब्लैक रॉक के जरिए, उसकी फंडिंग लेके, उसकी सारी एसेट्स मैनेजमेंट को लेकर अपने हाथ में। हालांकि गाजा में एक चीज तो है कि हमस को लेकर बड़ा क्लियर डायरेक्टिव है कि ना इजिप्ट, ना यूएस, ना यूरोप, कोई नहीं चाहता कि हमस का कोई गवर्निंग गाजा में रहे। गाजा को रीबिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि पैलेस्टाइनियन लोग जो हैं वो हमस के अंडर नहीं है। हमस एक फोर्स है, जैसे हिजबुल्लाह एक फोर्स है, और उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने की अमेरिका ने जो कवायद की है, यूरोप ये नहीं चाहता कि हमस और हिजबुल्लाह को अमेरिका के खिलाफ खड़े। तो ये जरूरी बताना जरूरी है कि हमेशा अमेरिका ही ऑफेंसिव पे रहता है। उसने आईएसएस क्रिएट की, उसने अलकायदा क्रिएट की, उसने हमस को पहले सपोर्ट किया और उसके बाद उसके खिलाफ हो गया। हिजबुल्लाह पर भी जिस तरीके के लेबनान में उसने अटैक किए, वो सिर्फ अपनी एनर्जी पाइपलाइंस और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग को लेकर एकाधिकार बनाने के लिए ही किए, इसके पीछे और कोई उनका कारण नहीं है। हालांकि ये जो प्लान इजिप्ट के अंडर अरब लीडर्स ने दिया है, ये यूएस प्रेसिडेंट के, हालांकि जो इजराइल के साथ मिलकर पैलेस्टाइन को खाली कराने का मामला था, उसको बिल्कुल अपोज करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत तो हो रही है। चाइना अगर लाल आंख दिखा देगा तो 550 बिलियन का जो कारोबार इंपोर्ट का अमेरिका के साथ होता है, वो बिल्कुल अधर में लटक जाएगा। उधर कनाडा ने भी अपना झंडा खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से उनको गवर्नर बताया जा रहा था, 51st स्टेट ऑफ यूएस बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और अपना कनाडा और चाइना ने मिलकर लाल आंख दिखा दी है। मेक्सिको अभी इसको वॉच कर रहा है, पर मेक्सिको भी कहीं पीछे नहीं है। मेक्सिको ने बोल दिया कि रेसिप्रोकल टैरिफ हम हर चीज पर लगाएंगे। चलिए, मैं अब आखिर में अब आपके साथ एक CS 2025 एक पॉजिटिव नोट पर, हांगकांग की एक ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल है जिसने हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तहत एक लार्जेस्ट एवर डेलीगेशंस होम ग्रोन टेक कंपनीज का ग्लोबल अटेंशन कैप्चर करने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए 2025 का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो यानी कि CS 2025 हुआ था ये लास वेगास में इनोवेशंस के लिए। और उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में 51 एग्जीबिटर्स के साथ, टेक कंपनीज के साथ, लोकल इंस्टीट्यूट्स के स्पॉन्सरशिप में वहां काम किया। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो वहां पे हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलके उन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस और अगली इनोवेशन के लिए 100 हांगकांग रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ वहां CS में एग्जीबिशन की। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सारा मामला क्या है। और उसमें सिंगापुर की भी कंपनीज थी, 4500 एग्जीबिटर्स थे 160 कंट्रीज से, जिसमें 1400 स्टार्टअप्स भी थे।
तो एक इसके बारे में बताइए कि CES 2025 है क्या, और हांगकांग उस इनोवेशंस को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमोट कर रहा है। जी। ये बेसिकली हांगकांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क जो चलाते हैं, इसमें वर्ल्ड की जो सबसे 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें 5 तो हांगकांग की हैं। ये बच्चों को एडमिट करते हैं, उनके इनोवेशन आइडियाज लेके उनको इनकलकेट करते हैं कि आप चलाइए। पूरा उनका खर्चा गवर्नमेंट उसमें स्पेंडिंग करती है, और उन्होंने जो भी डेवलप करा उसको अगर वो सर्टिफाई कर देते हैं, देन दे टेक देम टू ये एग्जीबिशन। जो अभी आप जो बता रहे हो, इन्होंने लास वेगस में जो शो किया था, उसमें सबसे CS। जो ज्यादा जो हाईलाइट हुआ, बांग्लादेश का एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का, उसने अपने ब्लाइंड ग्रैंडफादर के लिए गैजेट बनाया कि वो पहन के अच्छा। चलेंगे तो उनको वो बताता चलेगा कि लेफ्ट में कौन सी दुकान है, वहां पे क्या मिल रहा है। मतलब लिटरली ही हैड एन गाइड देयर। तो दैट हैज बीन ओके। अप्रिशिएटेड। अब उसको अगर इंटरव्यू जो लिया गया था, उसमें पूछा तो पूरा एक्सपेंसेस गवर्नमेंट वाज बेयरिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये, वो तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, वो इतने सालों से, तो उसमें उन्होंने 4200 स्टार्टअप्स अभी तक उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए, जिसमें कम से कम 16500 लोगों को नौकरियां मिली है। उसका एक पार्ट हमारी तरफ देख लीजिए कि हिंदुस्तान में आजाद होने के पास ही हमारे पास डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन था, है DGFT। हालांकि। उसका यही काम है कि वो सारे इंडस्ट्रीज जो छोटे बड़े हैं उनको गाइड करेगा, उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लाके देगा, उनका प्रमोशन करेगा। उनको फॉरेन जाने का है तो दे यूज्ड टू टेक दिस डिटेल्स, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, मेरे को पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए, मैं उसका कुछ वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देख रहा था, तो भुवनेश्वर की कोई MP है, संतोष कुमार सारंगी, उनके हस्बैंड है, ही इज DGFT नाउ। और उसके नीचे जो उन्होंने, मैंने पोस्टिंग्स देखी तो 72 असिस्टेंट DGFT है, 44 डेप्यूटी DGFT है, 48 असिस्टेंट DGFT है, 26 एडिशनल DGFT। नीचे काम करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। इसमें फील्ड ऑफिसर्स होते हैं जो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में, एक्सपोर्ट जोन्स में जाते हैं, वो बताते हैं कि भाई आपने क्या बनाया है, आपको क्या हिकअप आ रहा है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग में ये करना है, और उनको भी एक्सपोज अरेंज करना है। हम लोगों ने कितने कर लिया, हमारे पास IIM है, उसमें से कितने बच्चों को तुमने उठा के इंस्टिगेट किया, और उनको कैसे उन्होंने आपको उनको उन्होंने प्रमोट करा। देयर इज नॉट अ सिंगल केस। हाँ, आपने बिग हाउसेस के नीचे जो आए थे उनको जरूर आपने प्रमोट करा होगा, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट व्हाइट पेपर इश्यू कर दे, बता दे कि भाई कितने रियल जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने कुछ चीज बनाई थी। इधर बिग हाउसेस उसका पैटर्न करवा लेते हैं और इनको निकाल देते हैं। तो दिस इज वेयर वी, तो आप कंपेयर करें, ये इसके लिए डिस्कशन में आना जरूरी था कि हम देखिए वहां पे कहाँ पे हांगकांग चला जा रहा है। और आज अगर हमारा बच्चा भी वहां जाके कुछ इनोवेट करेगा तो ही विल डेफिनेटली बी हेल्प। सो यंगस्टर्स शुड सर्च आउट फॉर सच थिंग्स कि भाई वो हांगकांग साइंस एंड ये टेक्निकल जो पार्क है वो क्या काम कर रहा है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को इनकलकेट करना चाहिए। उसकी आप साइट पे खोल दो तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं DGFT की। हाँ, कितने लोगों पे जी। केस करा, किसने गलत इंपोर्ट किया था, किसको उन्होंने पेनलाइज किया, वो अपनी उसी में ब्यूगल बजाते रहते हैं। आपने जो बात की उससे बात ये याद आती है कि अगर सारा कंट्रोल ही PMO के पास आ जाएगा तो देश की बाकी इंस्टीट्यूशन चलेंगी कैसे? उनकी जो इंडिपेंडेंस है, उनकी स्वामित्व है, वो सब खत्म हो जाती है। जब इंडिपेंडेंस ही नहीं रहेगी और डायरेक्टर्स जो है वो राजा जी के बाजार में जाके जब सलाम ठोकने जाएंगे तो यही होगा। हालांकि ये डेलीगेशन जो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने बताया, कटिंग एज सोल्यूशंस दे रहा है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक, लाइफ एंड हेल्थ साइंसेज, होम ग्रोन सोल्यूशंस भी दे रहा है, जैसे कि आपने बांग्लादेश का बच्चे का वो जो एग्जांपल दिया। इसमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम ताकि किसानों बहुत को अच्छा। राहत मिले, रॉकेट 2.0 बाय फुल नेचर फार्म्स के नाम से, असिस्टिव वेरेबल सीकर बाय विडी लैब्स जिसका जिक्र आपने किया, और वर्ल्ड स्मॉलेस्ट 3 एक्सेस माइक्रो गिम्बल स्टेबलाइजर बाय विस्टा इनोटेक, टुगेदर विद मोबाइल एंकल फुट एक्सो न्यूमरो मस्कुलरो स्केल्टन, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी मेडिकल के क्षेत्र में, ताकि जो निष्क्रिय लोग हैं, जो अपनी जिनको असिस्टेंस चाहिए AI के जरिए, उनको असिस्टेंस, और इस तरीके की मोबाइल एंकल फुट के जरिए उनको असिस्टेंस मिल जाए। और एक टेली रिहैबिलिटेशन डिवाइस हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और थीकॉन टेक्नोलॉजी ने भी डेवलप किया। ये सारे के सारे CES इनोवेशन अवार्ड 2025 के हिस्सा रहे हैं। और इसमें जो इंक्यूबेटर्स भी हैं, वो अल्टीमेट गोल उनका है कि एडवांसिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड, कि आदमी कितना कंफर्टेबली, कितना ज्यादा उसको सपोर्ट करके उसको जी सकता है और इफेक्टिवली काम भी कर सकता है। ये नहीं कि आप 70-75 साल के हो गए उसके बाद आप काम ना कर सकें। सारी टेक्नोलॉजीज आपको फंक्शनल करने के लिए, आपको मोबाइल करने के लिए और आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज इंसान को, ह्यूमन लाइफ को और उसकी स्पिरिट को
कंटिन्यू करती हैं, लाइव करती हैं और इसी क्षेत्र में भारत को भी काम करना चाहिए। हमारे सियासत हमारा ऐसा नहीं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे पीछे हैं, पर वो उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और सारा का सारा जितना भी क्षेत्र है वो या तो बॉलीवुड से या कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज को इस तरीके से डेमीगॉड्स बनाकर प्रदर्शित करता है कि बच्चे और लोगों को मानसिकता बनाई जा रही है कि आप किसी के अंडर काम करें, आप नौकरी करें। उनको उनका जो फ्री माइंड है उसकी फ्री माइंड और स्पिरिट को आगे सपोर्ट करने के लिए भारत को इस महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारे लिए एक लेसन है। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।